दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो वो पहले से कुछ ना कुछ दवाइयों को खाए रहते हैं अपनी बीमारी के लिए, जिसमें आजकल होम्योपैथी की दवाइयाँ भी सम्मिलित हैं। लोग होम्योपैथी की दवाइयों को किताब से पढ़कर या किसी ने उनको बताया, उनके अनुसार वो दवाइयों का सेवन करते रहते हैं। और जिसमें ख़ास तौर पर पथरी के लिए लोग बर्वेरिस वल्गेरिस का इस्तेमाल करते हैं, और पेट संबंधी बीमारियों के लिए नक्स वोमिका का, लाइकोपोडियम का, कार्बोवेज का इस्तेमाल करते हैं। और वो सोचते हैं कि इन दवाइयों को हम खाते रहेंगे और हमारी तकलीफ़ ठीक रहेगी। लेकिन दोस्तों, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एक सिद्धांतिक चिकित्सा पद्धति है। इसमें हैनीमैन सर ने हमको दवाई लेने का तरीका, रोगी को समझने का सब तरीका सिद्धांतिक रूप से बताया है। ये प्रिंसिपल बेस्ड साइंस है। तो जो रोगी दवाइयों को अपने आप लेते हैं या कहीं से पढ़ के लेते हैं, तो उनको ये समझना होगा कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में दवाइयों का सेवन किस प्रकार किया जाता है, जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसको हैनीमैन सर ने हमको एफोरिज्म 3 में समझाया है कि किस तरह से रोगी को समझना है, और फिर किस तरह से दवाई को समझना है, और फिर किस तरह से उसको देना है। तो जो लोग अपने आप दवाई का सेवन करते हैं, किसी के बताने पर दवाई का सेवन करते हैं और लंबे समय तक उन दवाइयों को खाते रहते हैं, और वो सोचते हैं कि होम्योपैथी की दवाइयों को बहुत लंबे समय तक खाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें देखना होता है कि वो दवाई अगर काम नहीं कर रही है तो फिर उसमें और सारी चीज़ों को हमको समझना होता है। चूँकि कई सारे रोगी हैं जिनको पथरी है, वो बर्वेरिस वल्गेरिस को खाते रहते हैं और उनकी पथरी बनती है, फिर वो उससे निकलती रहती है। लेकिन ये जो बनने की, बार बार बनने की जो टेंडेंसी है, ये उनकी नहीं ख़त्म हो पाती है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि वो दवाई पूरी तरह से सिमिलर नहीं है, यानी पूरी तरह से उनके सूट नहीं कर रही है, जिससे वो उनकी टेंडेंसी ख़त्म नहीं हो रही है। क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में कोई भी बीमारी जड़ से ख़त्म होती है। तो इसलिए इसको जब हम सिद्धांत के अनुरूप लेते हैं, तभी ये होम्योपैथिक दवाइयाँ पूरी रूप से काम करती हैं और रोगी को पूर्ण रूप से स्वस्थ करती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एफोरिज्म 3 में डिस्कस करेंगे। उसमें हनीमैन सर ने हमको सबसे पहले बताया है कि उस रोगी को उस रोग के साथ समझना, यानी कि नॉलेज ऑफ डिजीज़ इन इंडिविजुअल पर्सन, यानी कि जो बीमार रोगी है उसको समझना है उसके रोग के साथ। तो जैसा कि हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो रोगी है वो ह्यूमन बीइंग है, और किसी भी ह्यूमन बीइंग को हम दो पार्ट में समझते हैं, एक उसका इनविजिबल पार्ट और एक उसका विजिबल पार्ट। इनविजिबल पार्ट में उसकी साइकी यानी उसके थॉट्स आते हैं, और विजिबल पार्ट में उसका ब्रेन और बॉडी आता है। तो जब हम इन तीनों चीज़ों को समझ करके उसको दवाई देते हैं, और दवाई किस तरह से दी जाती है, तभी वो रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में देखा हम लोगों ने कि अर्थ के पास जो हिडन एनर्जी है, और वो एनर्जी उस अर्थ की सारी एक्टिविटीज़ को, उसके मूवमेंट को और उसकी बैलेंसिंग स्टेट को बनाए हुए है, उसी तरह की हिडन एनर्जी हर ह्यूमन बीइंग में होती है। और उस एनर्जी को हैनीमैन सर ने वाइटल फोर्स कहा है। तो ये जो वाइटल फोर्स है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये वाइटल फोर्स किसी भी ह्यूमन बीइंग की ऐसी फोर्स है, ऐसी एनर्जी है जो उसकी बॉडी के सारे फंक्शंस को हारमोनियसली कंट्रोल करती है। जिस तरह से अर्थ की, मून की और सन की जो हिडन एनर्जी है वो उनको बैलेंस करती है, उसी तरह से ये वाइटल फोर्स ह्यूमन बीइंग को बैलेंसिंग स्टेट में रखती है, हारमोनियसली उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है। और दोस्तों, ये जो वाइटल फोर्स है, ये इसकी एनर्जी बहुत हायर एनर्जी होती है, और ये जो है किसी भी ह्यूमन बीइंग की यूनिवर्सल कनेक्टिविटी को बताती है। यानी कि इसी के थ्रू कोई भी ह्यूमन बीइंग यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहता है। इसमें उस ह्यूमन बीइंग की सारी यूनिवर्सल इंफॉर्मेशंस रहती हैं कि किस तरह से उसकी लाइफ चलनी है। ये वाइटल फोर्स में सारी उसकी इंफॉर्मेशन रहती है। इस वाइटल फोर्स का जो एनर्जी है वो हमारे डीएनए को एक्टिवेट करती है, डीएनए को इन्फॉर्म करती है, और फिर डीएनए हमारी सारी बॉडी की सेल्स को कंट्रोल करता है, उनके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है।
क्योंकि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए हमारे जेनेटिक्स को बताता है, यानी हमारे फैमिली स्टेटस को, जो हम अपनी फैमिली से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, जेनेटिकली जिन चीज़ों को गेन कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर रहती है। तो वाइटल फोर्स डीएनए को एक्टिवेट करता है और डीएनए हमारी पूरी बॉडी को फिर जो है बैलेंसिंग स्टेट में और कंट्रोलिंग सिस्टम के तहत वो काम करता है और बॉडी की सारी हार्मोनियस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो जो वाइटल फोर्स है उसकी जो एनर्जी को कम करने का काम करता है वो करते हैं हमारे थॉट्स। तो जो थॉट्स हैं वो मोस्टली नेगेटिव रहते हैं। जो माइंड है, जैसा कि हम लोग अपनी रिपर्टरी पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी माइंड में रूब्रिक्स हैं वो सारे के सारे रूब्रिक्स नेगेटिव रूब्रिक्स हैं। वो इम्बैलेंसिंग स्टेट है, यानी कि जो इमोशंस हैं उसके अंदर माइंड में वो या तो हाइपर हैं या फिर वो हाइपो हैं, या तो बहुत ज़्यादा हैं या फिर बहुत कम है। तो उनकी बैलेंसिंग स्टेट नहीं है। तो जैसे माइंड में, हमारे माइंड में जो इमोशंस हैं, लोअर इमोशंस हैं, वो बैलेंसिंग स्टेट में नहीं है, वो ज़्यादा या कम हैं, इसलिए फिर वो डिजीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। तो वाइटल फोर्स की एनर्जी को कम करने का जो काम है वो हमारे माइंड के लोअर इमोशंस का है। और जो वाइटल फोर्स है वो वाइटल फोर्स हायर एनर्जी लेवल में रहती है, यानी कि वो एनलाइटनमेंट की स्टेट में रहती है, उसकी एनर्जी सबसे हाई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक इमोशन को डिस्कस करेंगे जो एक बहुत ही कॉमन इमोशन है, एंगर। और ये एंगर सब में होता है, और जो लोअर इमोशंस हैं वो सारे ह्यूमन बींग्स में होते हैं, लेकिन जब वो इम्बैलेंस होते हैं या तो हाइपर या हाइपो होते हैं वो, तब फिर वो डिजीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। तो आज हम एंगर को डिस्कस करेंगे और केंट सर ने एंगर को हमको बताया है। तो जैसे कि हम लोग जर्मन न्यू मेडिसिन को जब पढ़ते हैं तो उसमें एंगर से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट है वो टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट है। ये टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारी बाइल डक्ट को, हमारे गॉल ब्लैडर को और हमारे पेनक्रिएटिक डक्ट को और हमारे स्टमक को अफेक्ट करता है। यानी कि एंगर का जो प्रभाव है वो ज़्यादातर हमारी एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स हैं, जो पेट संबंधी ऑर्गन हैं, उनके ऊपर एंगर का प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि जीएनएम में हम लोग पढ़ते हैं कि साइकी, ब्रेन और बॉडी के रिलेशन को, तो साइकी में अगर एंगर है तो फिर वो हमारे गॉल ब्लैडर को और हमारी बाइल डक्ट को, स्टमक को और पेनक्रिएटिक डक्ट को अफेक्ट करती है। इस तरह से फिर जब इनके फंक्शन डिस्टर्ब होंगे तो फिर हमारा पूरा पेट यानी कि एब्डोमेन डिस्टर्ब होगा और वो सिम्टम्स आएंगे। तो एंगर का जो इफ़ेक्ट है वो बेसिकली एब्डोमिनल ऑर्गन्स पर है, और एंगर साइकी में अगर एंगर है तो फिर वो एब्डोमिनल कंटेंट्स को डिस्टर्ब करेगी, उनकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेगी। तो केंट सर ने जो हमको बताया है कि एंगर क्या है, एंगर एक इवेंट या एक डिस्ट्रेसिंग इवेंट है उसकी लाइफ में। अगर कोई आता है तो उसको वो अपने जो इमोशन है एंगर, उससे डिफेंड करता है। यानी कि वो उसको एक अनईजीनेस है, जो उसकी लाइफ में कोई इंसिडेंस हो रहा है, तो ये जो है वो उसको एंगर से पेशेंट डिफेंड करता है, यानी उसको अपना एंगर शो करता है उस इंसिडेंस को लेकर के, और फिर ये एंगर उसके एब्डोमेन को डिस्टर्ब करती है। तो हम लोग जब कोई पेट का रोगी आता है तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि किन परिस्थितियों में वो एंगर से सफ़र कर रहा है। तो एंगर जो है, जब हम लोगों ने पिछले वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा था, यानी कि अब उसके थॉट्स में जो एंगर है, अब जब एंगर उसको रहेगी तो उसकी लाइफ में जितने भी इंसिडेंसेस होंगे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उस एंगर को अट्रैक्ट करेंगे, और उसकी लाइफ की सिचुएशंस में एंगर उसको बहुत ज़्यादा मिलने लगेगी। यानी कि हर इंसिडेंस में वो अपना एंगर शो करता है। लाइफ के किसी भी इवेंट में, डिस्ट्रेसिंग इवेंट में, अब वो एंग्री ही होता है। तो एंगर की जो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल में हमको देखने को मिलती हैं। तो उनको केंट सर ने हमको बताया, जैसे रूब्रिक है कि एंग्री एब्यूजिव, माइंड में वो एंगर के दौरान गाली गलौज करता है। ऐसे कई सारे मरीज हैं जो जब उन्हें गुस्सा आता है तो फिर वो गाली गलौज करते हैं। उसके बाद एंगर एंजाइटी ड्यूरिंग, अगर उसको किसी प्रकार की
लाइफ में एंजाइटी स्टेट है, कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट है, तो उसको लेकर के उसको गुस्सा आता है। तो ये हम लोग एंगर के डिफरेंट शेड्स को समझ रहे हैं, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में हम लोगों को स्पेसिफिक उस इमोशन को समझना होता है। तो इसलिए कैंट सर ने हमको बहुत सारे स्पेसिफिक रूब्रिक्स दिए हैं, और वो माइंड में जो हमारी जो माइंड की जो चैप्टर है उसमें बताते हैं कि किस तरह से ये एंगर के स्पेसिफिक रूब्रिक हैं, एंगर की स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं। उसके बाद है माइंड में ब्रेकिंग थिंग्स एंगर ड्यूरिंग, अगर उसको गुस्सा आएगा तो वो चीज़ों को तोड़ेगा। इसी तरह से रूब्रिक है टीयर थिंग्स, यानी कि चीज़ों को फाड़ देगा, जो कपड़े हैं, जो उसके बच्चा है अगर तो उसके टॉयज़ हैं, बड़े हैं तो अपने कपड़ों को फाड़ते हैं। तो इस तरह से गुस्से में वो कपड़ों को फाड़ते हैं, गुस्से में वो चीज़ों को तोड़ते हैं। और कुछ लोग हैं इंसेंटली मैडनेस एंगर ड्यूरिंग, यानी कि जब उनको गुस्सा आता है तो वो बताते हैं कि मैं बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता हूँ और मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरह से अब जब ये स्थिति हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, आगे बहुत सीवियर होती जा रही है, तो अब उसको सपनों में एंगर आने लगेगा, यानी कि ड्रीम्स एंगर। उसको जो सपने आ रहे हैं वो भी गुस्से के ही आ रहे हैं, एंगर के आ रहे हैं। उसके बाद जब हम उसको देखते हैं तो उसके फेस पर जो रिफ्लेक्शन आता है एंगर का, तो कोई व्यक्ति है जिसका फेस ब्राउन हो जाता है, कोई व्यक्ति है जिसका फेस रेड हो जाता है, कोई है जिसका व्यक्ति का फेस पेल हो जाता है, कुछ के फेस जो है येलो हो जाते हैं गुस्से के दौरान। तो इन सारी चीज़ों को हमको कंसिडर करना होता है। कुछ लोग हैं जिनको एंगर के इंसिडेंट्स के बाद फिट्स आता है, यानी कि कन्वल्जन्स आते हैं, मिर्गी का दौरा आ जाता है। अगर वो गुस्सा हुए तो उनको मिर्गी आ जाएगी, अगर वो गुस्सा हुए तो बेहोश हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में किसी भी इमोशन के कई सारे फेजेस को, कई सारे उनके शेड्स को समझने का प्रयास करते हैं कि वो मरीज किस तरह से सफ़र कर रहा है। और ये एंगर, जैसा कि हम लोगों ने देखा, साइकी में है, तो ये ब्रेन से होता हुआ इसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर आता है। तो बॉडी पे जो है वो सिम्टम्स जो हैं वो उस इमोशन का रिफ्लेक्शन है, जो उसकी नेचर है, इनर नेचर है, उसका रिफ्लेक्शन है बॉडी के ऊपर, जो साइन और सिम्टम्स के रूप में आ रहा है। तो जब हम रोगी को समझते हैं तो उसको साइकी को समझते हैं, उसके ब्रेन को समझते हैं, और उसके बाद उसके इस जो सिम्टम्स हैं उसकी बॉडी के ऊपर, इनको समझते हैं। और इन तीनों को बेस बना करके फिर हम ऐसी दवाई देते हैं जो इन तीनों चीज़ों को ठीक करता है। तो फर्स्ट पॉइंट में हनीमैन सर कहते हैं, इफ़ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज़ टू बी क्योर्ड इन डिजीज, दैट इज़ टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ द डिजीज, नॉलेज ऑफ द डिजीज इंडिकेशन। यानी कि सबसे पहले हमको परसीव करना होता है। अब जैसे जो एंगर का इफ़ेक्ट है और जो एंगर है, इस एंगर को किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, यूएसजी से, सीटी स्कैन से, अल्ट्रासाउंड से देखा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ परसीव किया जा सकता है। चूँकि हनीमैन सर की साइंस, इसको हम फीलिंग और इमोशंस और सेंसेस की साइंस भी कहते हैं। तो जो एंगर है उसको केवल फील किया जा सकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ की सिचुएशंस में एंगर को शो करता है। तो इसलिए हमको उसकी जो साइकी है उसको परसीव करना होगा, उसको अपने सेंसेस से हमको समझना होगा कि ये पर्सन किस तरह की इमोशनल डिस्टर्बेंस से या इमोशनल इम्बैलेंस जो है उसके अंदर क्रिएट हो गया है। तो ये दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है। इसी तरह से दोस्तों हनीमैन सर ने हमको सेकंड पॉइंट बताया, जिसमें वो कहते हैं कि नॉलेज ऑफ द मेडिसिन। तो फिजिशियन को जो मेडिसिन है उसको भी, उसकी जो नॉलेज है वो भी इसी तरह से लेनी है, उसमें परसीव करना है। तो चूँकि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अंदर जितनी भी दवाइयाँ हैं वो ह्यूमन बींग्स पर ही प्रूव हुई हैं। उन दवाइयों की प्रूविंग में किसी भी लोअर एनिमल को नहीं शामिल किया गया है। हमारी जो होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं कोई भी लोअर एनिमल पर प्रूव नहीं हुई हैं। वो सारी की सारी दवाइयाँ ह्यूमन बींग्स पर ही प्रूव हुई हैं, और उन ह्यूमन बींग्स के ऊपर इन उसकी साइकी, ब्रेन और बॉडी के ऊपर उसके दवाई के इफ़ेक्ट को देखा गया है, समझा गया है। और तभी हनीमैन सर ने अपनी वो सारी दवाइयाँ जो हमको दी हैं उनमें ये सारे इमोशंस और ये बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट, ये सब कुछ लिखा हुआ है।
तो जिस तरह से हम पेशेंट को परसीव कर रहे हैं उसी तरह से हमको दवाई को भी परसीव करना है इन तीनों लेवल पर, तभी हम उसको प्रॉपरली अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद जब हमने नॉलेज ऑफ डिजीज़ ले लिया, नॉलेज ऑफ मेडिसिन ले ली, अब हमको इस मेडिसिन को अप्लाई करना है। तो अब हम इस मेडिसिन को किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसके लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो नेचर के अकॉर्डिंग है। जिस तरह से नेचर काम करती है उस तरह से हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम किसी भी मेडिसिन को अगर हम अप्लाई करेंगे पेशेंट की डिजीज़ के ऊपर, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो अपोजिट तरीका है और एक सिमिलर तरीका है। अपोजिट का मतलब है दोस्तों कि जो उसकी बीमारी है उसके जस्ट अपोजिट हम दवाई दें, और सिमिलर का मतलब है जैसी उसको बीमारी है उसको उसी तरह की बीमारी दें। चूँकि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि हमको इसमें सिमिलर दवाई देनी होती है। तो जैसा कि कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें कि डिसिमिलर जो मतलब अपोजिट मेथड है उसके क्या रिजल्ट आए और जो सिमिलर मेथड है उसके क्या रिजल्ट आए। तो जैसे जो अपोजिट मेथड है उसमें एक दवाई है, वो यूज़ होती है जैसे ओपियम। तो ओपियम को ज़्यादातर पेन की कंडीशंस में यूज़ करते हैं। तो वो क्या करती है कि जहाँ पर पेन है उस जगह को वो सुन्न कर देती है, उस जगह को वो सुन्न कर देगी, तो वहाँ पर पेन की फीलिंग नहीं होगी। ये अपोजिट मेथड है। उसके बाद दोस्तों दूसरा मेथड है, दूसरी जो ओपियम की सिचुएशन है वो नींद ना आने की है। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको ओपियम दी जाती है और वो रात में सो लेते हैं, लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो फिर वो देखते हैं कि उनकी नींद की फीलिंग रहती है कि वो नींद पूरी ही नहीं हुई है, केवल उनका ब्रेन ही सोया है और वो जो है पूरी तरह से फ्रेश फील नहीं करते और अच्छा फील नहीं करते नींद की गोलियों को लेने के बाद। उसके बाद इसी तरह से जिनको डायरिया होता है उसमें ओपियम दी जाती है। तो उनमें ओपियम जो पैरास्टेटिक मूवमेंट्स हैं, यानी आंतों की जो मूवमेंट्स हैं, उनको स्लो कर देती है। उनको स्लो कर देगी तो फिर वो पेशेंट बार बार स्टूल के लिए नहीं जाएगा, तो उसको फील होगा कि उसका डायरिया ठीक है। इसी तरह से दोस्तों जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्टूल क्लियर नहीं होता, टॉयलेट जाते हैं लेकिन मोशन नहीं होता, तो वो परगेटिव्स का यूज़ करते हैं। परगेटिव्स क्या करती हैं, आंतों के मूवमेंट को बढ़ा देती हैं। तो कई तरह की दवाइयाँ लोग लेते रहते हैं कि रात को सोते समय वो कुछ लेते हैं और सुबह उनको मोशन क्लियर होता है। तो वो सारी की सारी दवाइयाँ परगेटिव्स होती हैं जो आंतों के मूवमेंट को बढ़ा देती हैं। तो ये अपोजिट मेथड में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अपोजिट मेथड में ही जैसे बर्न का केस है, तो अगर कोई जल जाता है तो तुरंत ही अपोजिट में उसके ऊपर ठंडा पानी या ठंडी चीज़ को, बर्फ़ को अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमको बताया है, जॉन हंटर हैं। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए इस अपोजिट मेथड पे। तो उन्होंने देखा कि बर्न के केस में अगर कोल्ड अप्लाई किया जाता है, यानी कि अगर ठंडी चीज़, ठंडा पानी या बर्फ़ अप्लाई करेंगे, तो उसमें पस फॉर्मेशन के, उसमें इन्फ्लेमेशन होने के, बर्निंग होने के और इवन गैंग्रीन होने तक के चांसेस होते हैं। तो इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट में बताया। और जबकि हम लोग होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में सिमिलर मेथड को अप्लाई करते हैं। सिमिलर मेथड में जैसे बर्न के केस में हम लोग सिकाई को प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि अगर कहीं जल गया है तो उसकी हम सिकाई करवाते हैं, वो भी इनडायरेक्ट हीट से। जैसे तवे की जो हीट होती है उससे दूर रख करके उसको सिकाई करवाते हैं, और वो हम देखते हैं कि मैजिकली कुछ ही समय में उसको बर्निंग पेन्स वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। यानी कि जो सिमिलर है, यानी कि हीट को हीट के थ्रू ही हम लोग ठीक करते हैं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में। तो इस नेचर्स लॉ को समझने के लिए आप मेरा वीडियो नंबर 13 देख सकते हैं, जिसमें होम्योपैथी के द्वारा प्रकृति की ओर किस तरह से प्रकृति को हम लोग समझते हैं। उसमें एक बर्न का केस भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसको हम देख करके ये समझ सकते हैं कि होम्योपैथी में जो सिमिलैरिटी का सिद्धांत है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का जो सिद्धांत है, वो किस तरह से काम करता है। और जितना भी नेचर में जो चीज़ें हैं, सर्दियों के मौसम में जो हमारे खाने पीने की चीज़ें आती हैं, वो नेचर ने उसी अकॉर्डिंग बनाई है कि वो हमारी बॉडी को हीट रखें। और गर्मियों में जो भी चीज़ें आती हैं, सब्जियां, फल हैं, वो सब ऐसे आते हैं जिसमें लिक्विड की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि हमारी बॉडी को कूल रखें। जैसे हम लोग इसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि सर्दियों के मौसम में जब सर्दियां तेज़ पड़ती हैं
तो उस सर्दियों के इफ़ेक्ट में बॉडी हमारी हीट को प्रोड्यूस करती है, हीट का प्रोडक्शन करती है, और उस हीट को बॉडी के पास रखने के लिए हम लोग स्वेटर या जैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंसुलेटर का काम करती है। और ये जो इंसुलेटर है, ये हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बॉडी के पास ही रहने देता है, और फिर हमको ठंड नहीं लगती। लेकिन अगर हम सर्दियों के मौसम में गर्म पानी से नहाएंगे, उस गर्म पानी के इफेक्ट को लेकर के हमारी बॉडी कोल्ड प्रोड्यूस करेगी, और कोल्ड प्रोड्यूस करेगी और बाहर ऑलरेडी कोल्ड है, तो फिर हमको ठंड लगने की चांसेस बढ़ जाते हैं, हम लोग ठंड से अफेक्ट हो सकते हैं। ये जो सिद्धांत है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, जिसमें कि न्यूटन सर ने कहा था कि कोई भी एक्शन अगर होगा तो उसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। तो जब एटमॉस्फेयर में ठंड है तो बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है, और अगर हम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वो ठंडी होगी, ठंड प्रोड्यूस करेगी, और हमको ठंड लगने के चांस बढ़ जाएंगे। तो होम्योपैथिक सिस्टम में हम इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, पूरी तरह से साइंटिफिक बेस्ड है, इसमें हर चीज़ में साइंस का एप्लीकेशन है। उसके बाद दोस्तों, जो मोड ऑफ एक्शन है मेडिसिन का, वो भी हम देखते हैं कि वो जो मोड ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। कि जिस तरह से एंगर ने अगर बाइल डक्ट को अफेक्ट किया है किसी पर्सन की, तो हमको ऐसी ही दवाई चूज़ करनी है जिसमें एंगर हो और बाइल डक्ट का इन्वॉल्वमेंट हो, बाइल डक्ट अफेक्ट हो। अगर किसी ह्यूमन बीइंग में एंगर है और उसका स्टमक अफेक्ट हो रहा है, तो फिर हमको ऐसी दवाई का चुनाव करना है जिसमें एंगर हो और उसका स्टमक का सिम्टम हो, जो तकलीफ़ है उसकी। तो इस तरह से दोस्तों होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में सिमिलर हम लोग देते हैं दवाई, यानी सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के सिद्धांत पर काम करते हैं। उसके बाद दोस्तों, थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का क्या सिद्धांत है, कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में बताते हैं कि जो दवाई है उसकी एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि वो किस तरीके से बनी हुई है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथी की दवाइयों को किस पैरामीटर के तहत हैनीमैन सर ने बनाया, और जो फार्मेसीज़ हैं आजकल हम दवाइयाँ जिनसे ख़रीदते हैं, तो जो फार्मेसी हैनीमैन सर के प्रोसीजर को अडॉप्ट करती हैं, वो एग्जैक्ट प्रिपरेशन होती है दवाइयों की, वहाँ से एग्जैक्ट दवाई हमको मिलती है। उसके बाद वो लिखते हैं कि क्वांटिटी जो है वो दवाई की क्या होनी चाहिए, यानी कि उसकी प्रॉपर डोज की भी इम्पोर्टेंस है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो लोग किताबों से पढ़ के, विभिन्न प्रकार की किताबों से पढ़ के या किसी के बताने पर वो बाज़ार से दवाई की बोतल ख़रीद लेते हैं, और उसको अपने हिसाब से कोई 5 बूंद, कोई 10 बूंद, कोई 15 बूंद इस तरह से लेता है। लेकिन ये तरीका नहीं होता है। उसमें हैनीमैन सर ने हमको बताया है कि उसकी प्रॉपर डोज होनी चाहिए, जिसको हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका प्रॉपर टाइम ऑफ रिपीटिशन है कि हमको वो डोज कब लेनी चाहिए, उसको कब हमको दोबारा लेना है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये पूरी साइंटिफिक बातें हैं कि कोई भी रोगी को अगर ठीक करना है तो ऐसा ही नहीं कि जब मन में आया जब ले लिया, जितना हुआ उतनी डोज ले ली, ऐसा नहीं है। उसका प्रॉपर टाइम है, वो हैनीमैन सर ने हमको बताया है कि कब उस दवाई को रिपीट करना है और कब उस दवाई को रिपीट नहीं करना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं वो, इफ़ द फाइनल ही नोज द ऑब्स्टिकल टू रिकवरी इन ईच केस एंड इज़ अवेयर हाउ टू रिमूव देम। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो पेशेंट है उसमें अगर रिकवरी हो रही है और उस रिकवरी में क्या चीज़ ऑब्स्टिकल कर रही है, क्या ऐसे चीज़ें हैं जो उसकी रिकवरी को नहीं होने दे रहे हैं, यानी हमने उस केस को बहुत अच्छे से समझ लिया, उसकी दवाई को हमने एग्जैक्टली दे दिया, और उसके जो सिमिलिया के बेस पर उसको दिया, उसका प्रॉपर प्रिपरेशन हमने देख ली, प्रॉपर उसका अमाउंट हम दे रहे हैं, और उसके बाद भी अगर केस में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, उसकी रिकवरी नहीं हो रही है, तो हमको देखना होगा इसमें क्या ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ रिकवरी है। और इसके लिए वो कहते हैं एंड अवेयर हाउ टू रिमूव देम। फिजिशियन को उन चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहिए। अवेयर का मतलब दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अवेयर जो है वो एक कॉन्शियसनेस की बात है कि वो फिजिशियन उसको लेकर के कितना अवेयर है। तो इन जो अवेयरनेस की बात इसमें करते हैं कि हम लोग जैसे देखा कि एंगर ने उसके बाइल डक्ट को अफेक्ट किया, एंगर ने उसके स्टमक को अफेक्ट किया, और हम ऐसी दवाई दे रहे हैं जो एंगर और उसके सिम्टम्स से मैच करती है, उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा, यानी कि उसकी लाइफ में जो एंगर का फेस है
वो कहीं ना कहीं अभी वो उस एंगर्स के फेस से रिमूव नहीं हो रहा है। उसकी सिचुएशन लाइफ में ऐसी आती जा रही हैं कि वो एंगर उसका बना ही हुआ है या एंगर वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो चूँकि इसके लिए हमको फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ में जाना पड़ता है कि लाइफ की क्या फ़िलॉसफी है, जिसके लिए हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में यूनिवर्सल लॉज को डिस्कस किया था। तो वो जो यूनिवर्सल लॉज हैं वो हमको ये बताएंगे कि किस तरह से इन इमोशंस को हम लोग बैलेंस रख सकते हैं, और जिस पर्सन की वजह से या जिस सिचुएशन की वजह से उसको एंगर आ रही है, वो सिचुएशन उसकी लाइफ में क्यों आ रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ में डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए जब हम लोग लुइस हे को पढ़ते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है यू कैन हील योर लाइफ। तो उसमें वो बताती हैं कि हम लोग अपनी लाइफ को लेकर के कुछ रिजिड प्रिंसिपल्स को बना लेते हैं। अपने ईगो की वजह से हम लोग कुछ रिजिड प्रिंसिपल्स को बना लेते हैं, और जब वो प्रिंसिपल्स फुलफिल नहीं होते किसी भी लाइफ की सिचुएशन को आने पर, तो फिर हम लोग इन इमोशंस को इम्बैलेंस कर लेते हैं। यानी कि हम लोग एंग्री हो जाएंगे, सैडनेस में है तो सैड हो जाएंगे। तो ये लुई से कहती हैं उन रिजिड प्रिंसिपल्स को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लाइफ अपने आप में ही बहुत सिंपल है। तो ये जो रूलिंग्स होती हैं, कई सारे लोग हैं वो अपनी लाइफ में, जैसे उन्होंने किस चीज़ को सोच लिया कि मुझे अपनी रेगुलर एक्टिविटी में शूज़ यहीं रखने हैं, या अपने कपड़े मुझे इसी तरह से चाहिए, सफाई मुझे बहुत चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो इम्बैलेंसिंग वो लोग अपने रूल्स बना लेते हैं, तो ये फिर उनको इस सिचुएशन में लेके जाती हैं, और वो इंसिडेंट्स उनको बार बार रिपीट करता रहता है, और फिर वो रिकवर होने में नहीं आने पाते हैं। तो जब हम उसके पूरी लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं तो उनको पता लगता है कि ये ऑब्स्टिकल क्या है, क्या ऐसा इमोशन है जो उनको रिकवरी से रोक रहा है। तो हैनीमैन सर कहते हैं कि इसकी भी फिजिशियन को जानकारी होनी चाहिए कि वो किस तरह से उन इमोशन से उस व्यक्ति को निकाल सके। उसके बाद वो कहते हैं कि जब ये फिजिशियन इतने सारे काम कर लेगा, जब वो सारी चीज़ों को, उसकी डिज़ीज़ को समझ लेगा, उसकी मेडिसिन को उसने समझ लिया, उसकी एग्जैक्ट अप्लाई करने का तरीका समझ लिया, उसका मोड समझ लिया दवाई को देने का, तो फिर वो जो एंड में जब रिकवरी होगी उसके बाद ही वो ट्रू मास्टर ऑफ हीलिंग आर्ट कहलाएगा। यानी कि ये जो होम्योपैथिक साइंस है ये एक हीलिंग आर्ट है। ये जो इमोशंस को डील करने का जो तरीका है ये एक आर्ट एबिलिटी है जिसको हम फिलॉसफी ऑफ लाइफ से समझते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग एफोरिज्म 3 को समझने का प्रयास करते हैं, पूरे पेशेंट में उसको अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। ये पूरी होम्योपैथिक जो ऑर्गेनॉन है उसका सारांश है। अब इन सारी चीज़ों को, डोज को, इन सारे मेथड्स को हम लोग आने वाले एफोरिज्म में डिटेल्स में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक